सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित उनके लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। उनके इस ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे कि विभूतिपाद भी कहते हैं, के दूसरे सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह जो दूसरा सूत्र है, यह कहता है तत्र प्रत्ययैकांता ध्यानम, अर्थात वहाँ पर जो धारणा होती है, जिसमें कि हमारा चित्त एक जगह बंध जाता है, जब वह बिल्कुल एक तान सा हो जाए, यानी वहाँ पर वृत्ति का थोड़ा भी अभाव नहीं हो और वह तदाकार हो जाए उसके साथ। जैसे मैंने कहा था कि धारणा में बांध दिया जाता है, तो यहाँ पर तदाकार हो जाना है, इतना ज़्यादा बंध जाना कि उसके साथ एक ही हो जाना। तो चित्त जिस चीज के साथ बंधता है उसके जैसा हो जाता है, तो वह स्थिति ध्यान कहलाती है। एक तान सा हो जाना, इसमें किसी दूसरे वृत्ति का नहीं आना, किसी दूसरी चीज का कोई प्रवाह नहीं होना, और इस तरह से कोई प्रवाह नहीं होना कि उसके और उसके मध्य जो संबंध हैं वास्तव में वे एक जैसे हो जाए। ये दोनों चीज जो है अलग अलग न रह जाए। यानी जो ध्येय है उसके साथ वृत्ति जब एक हो जाती है तो ध्यान हो जाता है, और जब उसके साथ जब बन जाते हैं तो धारणा है। तो अमूमन जिसको लोग ध्यान कहते हैं वो धारणा ही होती है। सामान्य रूप से जिसको लोग सिखलाते हैं धारणा के अर्थ में, उसी को कितने लोग जो हैं ध्यान समझ बैठते हैं। तो महर्षि पतंजलि की इस परिभाषा में जो आमतौर पर सिखलाई जाने वाली चीज़ें हैं वे धारणा होती है। ध्यान जो है कभी लगाया नहीं जाता है, ध्यान लगता है, धारणा लगाई जाती है। ध्यान तो एक होने की अवस्था हो जाएगी, क्योंकि तदाकारता हो जाती है। ध्येय के साथ इसका एक स्वरूप हो जाना, चित्त का मिल जाना, उसमें भेद नहीं रह जाना, तो वह ध्यान है। तो यहाँ जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, प्रत्यय का मतलब हो गया कि किसी विषय, कोई वस्तु है, कोई विषय है, उसका इस तरह से आलोचनात्मक पूर्वक, इस तरह से उसकी एक एक चीज के साथ इस तरह से संबंध स्थापित हो जाए कि वह चीज जो संबंध स्थापित करने वाली चीजें हैं उसके साथ वह एकमय हो जाए। इसके कारण उसका जो बोध होगा वह प्रत्यक्ष होगा, वो अप्रत्यक्ष बोध नहीं होगा, वो वास्तविक बोध होगा। उसमें समय का व्यवधान नहीं रहेगा। जब भी कोई एक चीज होती है और जब कोई एक दूसरी चीज से बनती है तो उसमें समय का व्यवधान होता है, टाइम फैक्टर वहां होगा, क्योंकि जहां स्पेस होगा वहां टाइम होगा, और जब इस चीज का स्पेस अलग है, इसका स्पेस अलग है, तो यहाँ टाइम आना ही आना है।
जब यही चीज़ ही हो जाए, जब यह हो जाए तो वहाँ टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ स्पेस वही हो जाएगा। यानी एक ही स्पेस में दो चीज हो जाती है एक साथ। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको इसको साइंस से समझना है। अमूमन एक स्पेस में एक ही चीज होती है। तो जब दो चीज है, जब वो दो चीज मिल करके जब एक चीज हो जाए तो उसका एक स्पेस हो जाएगा, तो दोनों में कोई भेद नहीं रहेगा। इस तरह से उसका मिल जाना। और इसमें उसका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ना चाहिए, आयतन नहीं बढ़ना चाहिए, ना ही डेंसिटी बढ़ना चाहिए, घनत्व भी नहीं बढ़ना चाहिए। अधिक होगा तो वो पदार्थ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि पानी है, उसमें नमक मिला दिया, ये दो अलग अलग चीज़ है। पानी में नमक मिला दिया, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, वो मिलकर के एक जैसे हो जाएंगे, नमकीन पानी। इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं हीट के जरिए, भाप अलग, ये अलग, नमक अलग, पानी अलग, हम इसको कर सकते हैं। और मिला दिए तो नमक पानी हो गया, परंतु उसका डेंसिटी वही नहीं रह जाएगी, डेंसिटी में फर्क आ जाएगा, उसके घनत्व में फर्क आ जाएगा, उसके द्रव्यमान में फर्क आ जाएगा। उसकी अगर माप होगी तो पानी का वजन और जो नमक का वजन था वो दोनों शामिल हो जाएंगे उसमें, नमक पानी में। इसका अर्थ हो गया कि वे एक जैसे दिख तो रहे हैं, लेकिन है वो धारणा ही, वो ध्यान नहीं है, वो बंधन अभी है। इसीलिए वो एक नमक और पानी ने एक बॉन्डेज तो बना लिया, परंतु वह एक बंधन बना रहा, वह धारणा है। उसमें स्पेस भी कुछ बदला है, हालांकि बहुत सूक्ष्म स्पेस बदला है। उसने हो सकता है उस स्पेस में एडजस्ट कर लिया हो, उसके भीतर में कोई स्पेस हो जिसमें उसने एडजस्ट कर लिया हो। तो स्पेस में जो धोखा कुछ हो सकता है, परंतु उनके द्रव्यमान में बदलाव हो जाएगा और उसके घनत्व में बदलाव हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान में क्या होता है कि स्पेस वही रहेगा, द्रव्यमान भी वही रहेगा, हर चीज वही रहेगी, कुछ बदलेगी नहीं। चित्त उसके साथ एकाकार हो जाएगा। चित्त जो है सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये मैटर नहीं है। इसीलिए इसमें उसका भार में अंतर नहीं आएगा, उसके गुरुत्वाकर्षण में अंतर नहीं आएगा, ग्रेविटी में अंतर नहीं आएगा, डेंसिटी में अंतर नहीं आएगा, वॉल्यूम में अंतर नहीं आएगा, आयतन में अंतर नहीं आएगा, उसके रूप रंग गुण में किसी प्रकार में अंतर नहीं आएगा। यानी यह जो हमारा चित्त है, यह किसी भी पदार्थ के साथ, किसी भी वस्तु के साथ एकाकार हो सकता है और एकाकार होकर के उसके स्वरूप में बिल्कुल आ जाएगा और बिना उसको बदले हुए आ जाएगा, उसके साथ बिल्कुल वही हो जाएगा। और यह जो स्थिति होती है, यह ध्यान की स्थिति होती है। इसका यह थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाई है। इस चीज को यदि आप समझ लेते हैं तो फिर अब आपको समझ में आ जाएगा कि चित्त और यह जो पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। चित्त कोई मैटर नहीं है, पदार्थ नहीं है। यह तो एक तरह समझ सकते हैं मध्य अवस्था है, हमारा जो चेतन स्वरूप है और जो पदार्थ स्वरूप है उसकी मध्य अवस्था है। यह वहाँ से इंफॉर्मेशन इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकता है। यह खाली इंफॉर्मेशन ही नहीं, कोई भी चीज़, कोई भी गुण बिना उसको प्रभावित किए हुए, यानी बिना उसको उसके निरुद्ध किए हुए, बिना उसको हटाए हुए, बिना उसको क्षति पहुंचाए हुए, और वह सूचना देता है। तो यह चेतना का ये बहुत अद्भुत खेल है और इस खेल को इसलिए साइंस अभी तक समझ नहीं पाया। बायोलॉजी इसीलिए मैथमेटिक्स का अतिक्रमण कर जाती है। फिजिक्स तो मैथमेटिक्स के लॉ के हिसाब से चल लेता है, बायोलॉजी नहीं, क्योंकि यहाँ चेतना को समझना पड़ेगा। हालांकि फिजिक्स में भी जब हम बहुत सूक्ष्म फिजिक्स में जब उतरेंगे
वैज्ञानिक सब उतरेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ भी जो है चेतना है। और उस स्तर पर जब वे कार्य करेंगे तो फिजिसिस्ट भी महसूस करेंगे कि किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से मैटर और एनर्जी इसमें लाना संभव नहीं है उसके संपूर्ण तक। उसमें बहुत चीज़ ऐसी है जो छूट जाती है। वह चेतन तत्व उसका जो है वह भिन्न तत्व है, वह कैलकुलेशन में नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि वह स्थान वही लेता है, स्थान वही स्थान ऑक्युपाई कर लेता है, वही गुण तत्व सब कुछ ऑक्युपाई कर लेता है और वही वह हो जाता है बिना उसको प्रभावित किए भी। यानी उसको द्रव्यमान आप नहीं नाप सकते। जब व्यक्ति मर जाता है तो कितने लोग उसका वजन नाप रहे हैं, आत्मा का वजन नाप रहे हैं। आत्मा का वजन आप नहीं नाप सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का वजन 10 मिलीग्राम हो गया, तो कोई कह रहा है 20 ऑन्स हो गया। ये सब बेकार की बातें हैं। आपको इससे समझना पड़ेगा, यहाँ पर उसके वजन का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वह कोई पदार्थ नहीं है। आत्मा चेतन सत्ता कोई पदार्थ नहीं है। तो उस चेतन सत्ता को महसूस किया जाता है ध्यान से। और वह जो चित्त है उससे सूक्ष्म आत्मा भी आप कह सकते हैं, और दिव्य आत्मा तो उससे भी परे है और आगे की बात है, कभी होगी चर्चा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम ध्यान की बात कर रहे हैं। तो ध्यान अवस्था में चित्त हमारा उस स्थान को भी ऑक्युपाई कर लेता है, उस सारे गुण तत्व को सबको ऑक्युपाई कर लेता है बिना उसको कोई भी नुकसान पहुंचाए हुए। और एक चीज नहीं, कई चीज एक साथ कर सकता है यह चित्त, बिना किसी परिवर्तन किए। अमूमन एक स्थान पर दूसरा जाएगा तो परिवर्तन कर देगा, लेकिन यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। तदाकार, इसी को तदाकार कहते हैं। ये तदाकार हो जाना, मिल जाना। और ऐसा मिल जाना, मिलने का तो जैसे मैंने बताया नमक और पानी भी मिल गए, लेकिन इसमें ऐसा मिल जाना कि स्थान में परिवर्तन नहीं हो, वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होने पाए, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होने पाए, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होने पाए, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी में परिवर्तन नहीं होने पाए, उसके वजन में परिवर्तन नहीं हो, उसे किसी चीज में परिवर्तन नहीं हो। इस तरह से मिल जाना, ऐसा कि वह वही हो जाए बिना एक्स्ट्रा कोई फिजिकल प्रॉपर्टी को उसमें लाए हुए, वह ध्यान है। यह धारणा की आगे की अवस्था एडवांस अवस्था है, एडवांस स्टेज है। इसमें हमारा चित्त पदार्थ के साथ तदाकार हो जाता है, आत्मा शरीर के साथ तदाकार हो जाती है। यह तदाकारता है, यह ध्यान है। तो ध्यान अवस्था में आपको निश्चित ही आत्मा का बोध हो जाएगा। जिन्हें भी ध्यान हुआ है, बोध हुआ है। अब कोई कह सकते हैं कि भाई बुद्ध तो नहीं मानते थे आत्मा का, तो फिर मानते थे बुद्ध भी। कभी बुद्ध के ऊपर चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे बुद्ध का आत्मा का दर्शन। ये तो कम्युनिस्टों ने बुद्ध को बिल्कुल ही अलग ढंग से प्रस्तुत कर दिया, नास्तिक बना दिया। बुद्ध तो बहुत बड़े आस्तिक थे, उन्हें अवतार बताया गया है। ये हर चीज उस चीज को मानते थे जिसके बारे में सनातन धर्म कहता आया है। तो उन्होंने भी ध्यान में आत्म तत्व का बोध किया, आत्मा का कॉन्सेप्ट उन्होंने भी दिया। उसको आप चित्त का कॉन्सेप्ट कह लें, उसका आप कोई भी नाम कर दें। चित्त तत्व को महसूस करना, चेतन तत्व को महसूस करना, वही आत्म तत्व को महसूस करना है। और वह तत्व किसी के साथ तदाकार हो जाए उसमें बिना किसी अंतर को किए हुए, तब हमें उसका साक्षात अनुभवन होगा। अनुभव नहीं, अनुभवन होगा। अनुभव और अनुभवन में अंतर यही होगा कि अनुभव पास्ट मेमोरी है और अनुभवन कोई मेमोरी नहीं है। साक्षात दर्शन है, साक्षात अनुभूति है। यानी इसमें टाइम फैक्टर नहीं आया, इसीलिए कहने का मतलब ये है। और इस चीज को जय कृष्णमूर्ति भी अनुभवन शब्द का बहुत ज्यादा महत्व देते थे।
अनुभव अनुभूति में समय आ जाएगा, इसमें समय नहीं आएगा, क्योंकि स्थान अलग नहीं है। तो अन्य कोई जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वह नहीं है, तो मैटर भी नहीं कुछ बदला, टाइम भी नहीं बदला, स्पेस भी नहीं बदला, इसके बावजूद भी उसका बोध हो गया। यह चित्त का एक बहुत ही उच्च स्तर का खेल है, और इसीलिए यह बहुत रहस्यमयी है। तो रहस्य की शुरुआत यहाँ ध्यान से होती है। कुछ कुछ धारणा से हो जाती है, लेकिन धारणा को समझना थोड़ा आसान है, परंतु ध्यान को समझना थोड़ा कठिन है। तो इसीलिए धारणा जब प्रगाढ़ होती है तो ध्यान होता है, और जब ध्यान हो जाएगा तो आप तदाकार हो जाते हैं। आपको यह कॉन्सेप्ट समझ लेना पड़ेगा, तभी आप ध्यान की अन्य अवस्थाओं को और समाधि की आगे अवस्थाओं को समझ पाएंगे। और ध्यान की जो विधियां बतलाई गई हैं, बहुत सारी विधियां हैं, मैं यहाँ विधियां बताने के लिए नहीं हूँ। विधियां बतलाने के लिए तो अलग अलग से फिर वीडियो बनेंगी। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ परिभाषा पर बात हो रही है, क्या है ध्यान। विधियों के ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी, कभी अलग अलग स्तर पर मैं बताता रहता हूँ और बताता रहूँगा आगे भी। कोई ये अंतिम वीडियो नहीं बन रहा है, परंतु यदि आपका ध्यान का कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो गया तो अब ध्यान की विधियों में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से समझ सकते हो कि आप अभी धारणा के स्टेज पर हो कि ध्यान के स्टेज पर हो, जब भी आप इन विधियों में जाओगे। तो आपको स्थान विशेष का बोध नहीं होगा, समय विशेष का बोध नहीं होगा, और भौतिक पदार्थों की जो अन्य प्रॉपर्टी होती है, रंग रूप आकार प्रकार गंध स्पर्श, इन सब के बोध से आप ऊपर उठ जाएंगे। यानी बोध होते हुए भी आप उनसे ऊपर उठे रहेंगे, आपको फील होगा। और इसके साथ ही आपको चित्त की उस दशा की अनुभूति होगी जो बहुत ही सूक्ष्म है। चित्त की भी, चेतना के भी बहुत स्तर होते हैं, तो यह चेतना का जो है सूक्ष्म स्तर है, परंतु इससे भी सूक्ष्म और स्तर मौजूद है। तो आपको उसकी सूक्ष्मता से ही इसको महसूस होगा कि चेतना का यह स्तर भी होता है, तो आपको चित्त का भी बोध होगा। जो चिद अणु, इसको उपनिषदों में चिद अणु कहा गया है, तो चिद अणुओं का अनुभवन आपको होगा। और उसके बाद इसके और आगे की अवस्थाओं में जाएंगे हम, तो उन चिद अणुओं के भी और जो सूक्ष्म होते हैं, परमाणु और उनसे भी सूक्ष्म जो होते हैं, उनका अनुभव होगा या अनुभवन होगा, ऐसा काल है। तो धारणा के विषय में महर्षि पतंजलि जी हम लोग को सिर्फ एक परिभाषा देते हैं, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम। तो यहाँ पर इस तरह से मिलना है कि उसका पूरा बोध हो जाए, तभी ध्यान माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। यानी पेड़ का, आपको पेड़ को ऐसा महसूस करना है कि आप पेड़ ही हो जाओ, तो ही पेड़ महसूस करो। और पेड़ को भी उतना महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जैसे मनुष्य को अपना भी, बहुत सारे मनुष्य हैं जिनको अपना भी पता नहीं चलता अच्छा से, तो इसका मतलब वह ध्यान में नहीं है। भले वह मनुष्य है, वो अपने विषय में ही नहीं जानता है, भले वह कहे कि मैं तो अपने विषय में जानता हूं, लेकिन वह नहीं जानता। लेकिन मनुष्य के विषय में पूर्ण बोध हो जाना, वह ध्यान होगा। इसलिए हाँ, आलोचनात्मक पूर्वक यहाँ पर है, यानी पूरा विश्लेषण पूर्वक पूरे उसके एक एक चीज की, जिसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, उन सब का अनुभवन हो जाना, यह ध्यान है। आज इतना ही। ओम।